हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल स्टडी विद बाबल सर। दोस्तों, मैं अपने आज जो आपके लिए सब्जेक्ट शुरू करने वाला हूं वो मैं पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान जो विषय है वो शुरू करने वाला हूं। दोस्तों, आज से आपके लिए जो पॉलिटिकल साइंस की क्लासें हैं अगले जो भी 2-3 महीने उनमें आपके लिए कंटिन्यू क्लासेज के वीडियो रोजाना का 30 से 40 मिनट का वीडियो अपना रोजाना कंटिन्यू आपके लिए आएगा। दोस्तों, अपन इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। सबसे पहले जो सामान्यतः मैं देखता हूँ कोचिंग्स में या जो सामान्यतः वीडियोस में आपको यूट्यूब चैनल पर आपको जो चीज नहीं मिलेगी मैं उस चीज से आपके लिए स्टार्ट करने वाला हूँ। उस चीज में जो सबसे पहले अपन लेने वाले हैं वो अपन लेने वाले हैं कि जो अपना संविधान है वो उसका जो विकास हुआ था वो स्टेप बाय स्टेप कैसे हुआ था। यानी कि अपना संविधान जब ब्रिटिश सर यहाँ शासन करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब यहाँ पर सबसे पहले व्यापार करने के उद्देश्य से वो यहाँ पर आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर धीरे धीरे उसने यहाँ का जो शासन है उस पर कब्जा कर लिया था और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश जो संसद है जो ब्रिटिश जो शासन था उसका क्या हो गया था, कंट्रोल हो गया था। और फिर अपने जो भारत का शासन है धीरे धीरे किसके हाथों में चला गया था, ब्रिटिशर्स के हाथों में चला गया था। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें कैसे हुई थी, किस प्रकार से हुई थी, कैसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आई थी, व्यापार के उद्देश्य से आई थी, कैसे उसको व्यापार की परमिशन मिली थी, फिर कैसे धीरे धीरे उसने यहाँ पर शासन जमा लिया था, कौन से युद्ध के बाद उसका यहाँ पर शासन स्थापित हो गया था, सारी की सारी जो चीजें हैं अपन डिटेल के अंदर डिस्कस करने वाले हैं आज के इस वीडियो के अंदर। ठीक है दोस्तों, मैं बता दूं कि ये जो चैनल है ये मात्र 3 महीने के अंदर 1000 सब्सक्राइबर पार कर चुका है। इसके अंदर अपने लगभग 167 जो वीडियो जा चुके हैं। ये केवल कंपटीशन एग्जाम के लिए उद्देश्य से ही चैनल नहीं बनाया गया है, जो 10th और 12th जो बोर्ड क्लासेज है उनके उद्देश्य को पूरा करने के लिए भी चैनल बनाया गया है, ताकि अगर स्कूल्स के अंदर बच्चों को वो क्वालिटी ना मिल सके तो यहाँ पर आपको क्वालिटी वेल ट्रेंड जो टीचर है वो रखे जाते हैं। उन टीचर्स को पहले खुद को ट्रेंड किया जाता है एक्सपर्ट के द्वारा और फिर उनको यहाँ पर आपके सामने प्रोजेक्ट किया जाता है, आपके सामने लाया जाता है। दोस्तों, कहते हैं टीचिंग इज एन आर्ट और इट्स रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस। टीचिंग एक कला है लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, पहले अनुभव चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो भी फैकल्टी लाई जाती है, जो भी टीचर्स लाए जाते हैं, वो सारे के सारे पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, पहले उनको गाइड किया जाता है कैसे आपको बच्चों को सॉफ्ट डिलीवरी देनी है हर कॉन्सेप्ट की, ताकि वो उस चीज को अच्छे से समझ सके और ग्रहण कर सके। तो दोस्तों, ये जो है अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपने जो टॉपिक कौन सा, पॉलिटिकल साइंस का। ठीक है, पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसमें जो अपन टॉपिक आएगा वो आएगा भारत के संवैधानिक विकास के चरण। भारत का जो दोस्तों संविधान था वो कब से ऐसा हो गया था कि लिखित में होगा, इस प्रकार का होगा, कैसे होगा, वो सारी की सारी चीजें वो स्टेप बाय एकदम से ही संविधान नहीं बना था। ठीक है, वो हालांकि आपकी पॉलिटिकल जो स्टार्ट होती है वो ज्यादातर स्टार्ट होती है, लोग आप अनुच्छेद से स्टार्ट करते हैं, वो अपने अपने सीधा सी अनुसूचियां क्या है या फिर अपने भाग कितने सारे सारे वो चीज स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं उससे भी पहले से आपको लेके जाऊंगा और फिर अपन धीरे धीरे वहां तक अपन पहुंचेंगे। दोस्तों देखो, एक सबसे पहले आया था अपना, वो आया था चार्टर एक्ट, जिसको नाम दिया गया राज लेख। ये कहां आया था दोस्तों, तो ये ब्रिटिश के अंदर आया था, जो अपने ब्रिटेन के अंदर आया था। और ब्रिटेन के अंदर दोस्तों बात है कब, 1600, बात है 1600। और 1600 में भी कब, 31 दिसंबर 31 दिसंबर को ये जो चार्टर एक्ट है ये आया है। ठीक है, और इसके तहत दोस्तों स्थापना की गई अपने ईआईसी। ईआईसी में बोलूं तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इसकी स्थापना की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अच्छा, स्थापना क्यों की गई, इसकी स्थापना, ईस्ट यानी होता है पूर्व, ईस्ट यानी क्या होता है, पूर्व। तो दोस्तों जब आप वर्ल्ड के मैप पे देखोगे तो जो इंग्लैंड है उसके पूर्व में अपना भारत था। ठीक है, तो दोस्तों जो पूर्वी देश थे उन पूर्वी देशों में इंग्लैंड के
पूर्वी देशों में व्यापार के उद्देश्य से। व्यापार के उद्देश्य से कब की गई ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? 31 दिसंबर 1600 के अंदर। कहां की गई? इंग्लैंड के अंदर। कहां, किस लिए की गई? तो इंग्लैंड के जो पूर्वी देश थे उनमें व्यापार के, केवल भारत नहीं, पूर्वी देश में पूरा व्यापार, ठीक है। इधर जो एशिया वाले देश थे उसमें व्यापार के लिए क्या की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। अच्छा, किसके द्वारा की गई? तो दोस्तों ये की गई थी अपने महारानी एलिजाबेथ की अध्यक्षता। अच्छा, अब इस कंपनी का देखते हैं अपन ढांचा। दोस्तों आज के बाद जहां जहां मैं EIC लिखूं उसका समझ जाना आप ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब क्या समझना है? ईस्ट इंडिया कंपनी। अब देखो दोस्तों कि अपन देखते हैं कि इस कंपनी का जो ढांचा है वो किस प्रकार का था। तो देखो दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी जो बनाई गई थी वो 24 सदस्यीय कंपनी बनाई गई थी। कितने सदस्यीय कंपनी बनाई गई थी? 24 सदस्य। और इन 24 सदस्यों को क्या किया गया? इनको नाम दिया गया निदेशक मंडल। इनको क्या नाम दिया गया? निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिनको शॉर्ट में कहा गया BOD, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, निदेशक मंडल। दोस्तों देखिए इस कंपनी को, अब देखिए जब भी कोई कंपनी बनती है ऐसे नहीं कि उसको एक आदमी को उसका अध्यक्ष बना दिया। तो दोस्तों क्योंकि देखो कंपनी को चलाने के लिए थिंक टैंक हो उसकी आवश्यकता होती है। इस कारण क्या किया गया कि इस कंपनी के लिए ढांचा क्या था? 24 सदस्यीय निदेशक मंडल की स्थापना की गई, जिसको नाम क्या दिया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अच्छा, ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था इसको, यानी कि इस ईस्ट इंडिया कंपनी को इस महारानी एलिजाबेथ ने क्या दे दी? परमिशन दे दी 31 दिसंबर 1600 को ही कि आप इंग्लैंड के पूर्वी देशों में क्या कर सकते हो? आप व्यापार के लिए। देखो सबसे पहले देखना उद्देश्य क्या था इसका? केवल व्यापार का उद्देश्य था। हालांकि बाद में परिस्थितियां कुछ ऐसी बनी कि व्यापारिक उद्देश्य को पूरा करते करते क्या करने लग गई थी? ये शासन करने लग गई थी, ठीक है। तो व्यापार के उद्देश्य से। तो दोस्तों यहां तक एक बार इसको आप नोट डाउन कीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो। तो हो गया दोस्तों। अब देखते हैं कि आगे आगे क्या होता है। दोस्तों अपना क्या चल रहा है? अपना चल रहा है चार्टर एक्ट, राजलेख, जिसके अंदर कुछ एक चीजें अपन देख ली कि सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 31 दिसंबर 1600 के अंदर। कहां की गई थी? अपने ब्रिटेन के अंदर, यानी कि इंग्लैंड के अंदर, ठीक है। और वहां से अपने को क्या दिया गया? उसको परमिशन दी गई। अच्छा मैं इसको मिटाता हूं, आप ध्यान रखना चार्टर एक्ट के तहत अपन ये चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, ताकि अपने सारी की सारी जो चीजें हैं वो यहां पर साथ में ज्यादा चीजें आ सके, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। चलो ठीक है भाई, पढ़ते हैं अब आगे। बात यहां तक हो गई थी कि पूर्वी देशों में व्यापार के उद्देश्य और कितने सदस्य कंपनी थी? 24 सदस्य को क्या नाम दिया गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बारी आई कि भाई भारत में, अपने भारत से मतलब है तो भारत लेते हैं कि भारत में व्यापार करने के लिए जो है वहां से कौन आदमी आएगा? तो भारत में व्यापार के लिए वहां से आदमी आया था दोस्तों। बात है अपने 1608, कब की बात है? 1608 की। डेट याद रखनी है आपको, ठीक है। तो जो वहां की रानी थी उसका दूत था विलियम हॉकिंस, विलियम हॉकिंस। अच्छा 1608 में भारत का सम्राट कौन था? मुगल सम्राट जहांगीर। तो मुगल सम्राट जहांगीर 1608 में विलियम हॉकिंस आया था। कहां से आया था? ये इंग्लैंड से, इंग्लैंड से आया था। और भारत के मुगल सम्राट जो जहांगीर है, इससे ये क्या करता है दोस्तों? मुलाकात, इससे ये मिलता है। अच्छा किस लिए मिलता है? तो बोला कि हमारे को व्यापार करने की क्या दो? छूट दो, व्यापार करने की छूट लेने के लिए। अच्छा व्यापार करने की छूट लेने के लिए क्या इसको व्यापार की छूट मिली? नहीं मिली। मैं लिख दूं इसको व्यापार की छूट नहीं मिली।
अच्छा, कई बार ये पूछ लेता कि मुलाकात कहां हुई थी इनकी, दोस्तों ये याद रख लेना, आगरा। कहां हुई थी ये, आगरा के अंदर। तो पहली चीज अपनी 1608 ईस्वी में महाराज जो ईस्ट इंडिया कंपनी का दूत या ईस्ट इंडिया कंपनी का मैं कह दूं कि मैसेंजर जो यहां आया इंग्लैंड से, मुगल सम्राट जहांगीर से मुलाकात करता है कहां पर, आगरा में, और क्या कहता है कि हमें व्यापार करने की क्या दो, छूट दो। जहांगीर ने मना कर दिया, बोला इसमें मेरा क्या फायदा, इसमें मेरा क्या फायदा। तो इसने कह दिया इसमें तेरा घाटा, मेरा कुछ नहीं जाता। तो जहांगीर को उस टाइम ये बात समझ में आई नहीं थी, तो इसने उसको व्यापार करने की छूट नहीं दी, बोला कि नहीं व्यापार करने की छूट नहीं मिलेगी। तो दोस्तों हुआ क्या, तो अंग्रेज थे, अंग्रेज उनको व्यापार करना था, तो इन्होंने क्या कर लिया कि 1613 के अंदर सूरत में प्रथम व्यापारिक केंद्र बना लिया। सूरत में क्या बना लिया, प्रथम व्यापारिक केंद्र बना लिया। लेकिन दोस्तों जो इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखने वाली वो ये है कि ये जो था ये गैर संवैधानिक था। ये क्या था, गैर संवैधानिक। अच्छा, गैर संवैधानिक कैसे भाई, परमिशन तो मिली नहीं थी ना, अनुमति तो मिली नहीं थी। अच्छा, मुगल सम्राट जहांगीर से क्यों लेना है, अगर आपको ये पूछ लिया, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये मुगल सम्राट, दोस्तों उस टाइम अपने जो भारत का सम्राट था वो भी कौन था, मुगल उस टाइम शासन कर रहे थे, दिल्ली के अंदर ये बैठे थे और आगरा इनका हुआ करती राजधानी, तो आगरा के अंदर ये मिले थे इससे। तो 1613 में सूरत में इन्होंने क्या कर लिया, अपना प्रथम व्यापारिक केंद्र बना लिया। जो व्यापारिक केंद्र कैसा था दोस्तों, अपना गैर संवैधानिक था। लेकिन दोस्तों ये जो व्यापारिक केंद्र था अपना कैसा था, गैर संवैधानिक। अच्छा, अब आते आते बात देखो, दो डेट अपने को याद रखने वाली होगी। 1608 में पहली बार प्रयास किया गया अनुमति का, नहीं मिला। तो 1613 में पहला व्यापारिक केंद्र बना लिया, लेकिन कैसा बना लिया, गैर संवैधानिक। अब देखो बारी आती है अपने कि 1615, कब, 1615 में। 1615 में कब की बात है, दिसंबर 16, मैं से देता हूं, दिसंबर 1615 में। अच्छा, दिसंबर 1615 में जो ब्रिटिश सम्राट थे जेम्स प्रथम, इनका राजदूत था दोस्तों, वो था, इसका नाम हम पहले भी पढ़ चुके हैं, सर टॉमस रो। ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम का राजदूत था सर टॉमस रो। ये आया भारत, क्या कहां आया, ये भारत आया। मैं लिख देता हूं, ये आया अपने भारत। अच्छा, ये अगर भारत आया तो फिर क्या हुआ कि इसको व्यापारिक परमिशन देने के लिए फिर से 1616-15 की बात है, तो ये दोस्तों 10 जनवरी 1616 जहांगीर से क्या करता है, मुलाकात करता है। फिर से सम्राट जहांगीर, तो जहांगीर से क्या करता है, ये मुलाकात करता है, जहांगीर से मुलाकात करता है। अच्छा, कहां करता है, तो ये अकबर किला, या जिसको अपन कहते हैं मैगजीन दुर्ग, कहां पर है, अजमेर। अकबर किला है, मैगजीन दुर्ग कहां पर है, अजमेर में। तो वहां पर दोस्तों ये क्या करता है, इससे मुलाकात करता है। अच्छा, यहां पर ऐसा कहते हैं कि उस टाइम जो ये आया था, ये डॉक्टर था, सर टॉमस रो था, ये डॉक्टर था, एक डॉक्टर था। जब ये आया तो कहते हैं कि जहांगीर जो था उसको उस टाइम फोड़े हो रखे थे, और उस टाइम अपने जो फोड़े थे उनका हकीम इलाज करते थे। तो जहांगीर को फोड़े रखे थे, जहांगीर बहुत दिनों से परेशान था, ढंग से बैठ ही नहीं पा रहा था, समझ के कहां हो रहा था फोड़ा। तो हुआ क्या कि सर टॉमस रो ने आते ही उसको एक टेबलेट दी नॉर्मल सी, और एक दिन के अंदर वो क्या हो गया, रेडी हो गया। तो इसने फिर क्या करा, 10 जनवरी 1616 को जहांगीर से मुलाकात की, कहां, अकबर किला मैगजीन दुर्ग पर, अजमेर पर। तो राजस्थान की भर्तियों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया कि मुलाकात कहां की थी, अजमेर के अंदर। और इसको दोस्तों क्या मिल गई, व्यापार की अनुमति। क्या मिल गई, व्यापार की अनुमति। तो अंग्रेजों ने बोला बजाओ ताली, पहला स्टेप तो अपने क्या कर लिया, क्लियर कर लिया कि 10 जनवरी 1616 को क्या मिल गई, व्यापार की अनुमति। अरे प्री तो पास हो ही गया है, तो मेंस में देख लेंगे। तो व्यापार की क्या मिल गई, अनुमति मिल गई, ठीक है। तो ये हो गई थी। तो कहां से स्टार्ट किया था अपने, स्थापना 1600 में, पहली बार प्रयास 1608 में विलियम हॉकिंस के द्वारा, मुलाकात उसी से। 1613 में प्रथम व्यापारिक केंद्र बनाया, लेकिन कैसा था, गैर संवैधानिक।
फिर दिसंबर 1615 में ब्रिटिश सम्राट जेम्स प्रथम राजदूत सर टॉमस रो भारत आया और 10 जनवरी 1616 को किससे मुलाकात की? जहांगीर से। और कहां पर मुलाकात की वो चीज बता दी मैंने, और इस चीज में क्या मिल गई आपको? व्यापार की अनुमति मिल गई। तो इसको एक नोट डाउन कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ दोस्तों, तो यहां तक आपको कहानी समझ में आ गई, यहां तक नोट डाउन कर लिया आपने। अब देखिए अपन बढ़ते हैं आगे। आगे देखो क्या हुआ कि जब 10 जनवरी 1616 क्या मिल गई? परमिशन मिल गई अंग्रेजों को। अब परमिशन मिल गई तो उनको क्या करना था? यहां पर अपना व्यापार के लिए केंद्र बनाना था। तो दोस्तों उसने एक जगह चुनी, मछलीपट्टनम करके। ठीक है, 1616 में परमिशन मिल गई, तो बात है 1617 की। तो 1617 में देखिए कैसे कैसे किया कि 1617 में अंग्रेजों ने अपना पहला जो क्या कर लिया था? व्यापारिक केंद्र। कहां पर? मछलीपट्टनम के अंदर। लेकिन यह व्यापारिक केंद्र कैसा था? संवैधानिक। तो अगर पूछा जाए कि अंग्रेजों द्वारा भारत में स्थापित किया गया पहला व्यापारी केंद्र सूरत, कुछ नहीं बोले तो सूरत, कब? 1613 में। पूछा जाए संवैधानिक व्यापारी केंद्र तो कब? 1617 में। तो 1617 में मछलीपट्टनम, ये चेन्नई मद्रास इधर की तरफ है, कई जगह इसको मछलीपट्टनम भी कहते हैं। मछलीपट्टनम में स्थापित किया। और ये कैसा था दोस्तों? ये था संवैधानिक, यानी कि इनको परमिशन मिली थी। कुछ डील हुई थी इनके बारे में, वो जब हिस्ट्री पढ़ेंगे तो और देखेंगे। कुछ डील हुई थी इनके बारे में, इतने इतने पैसे आपको मिल जाएंगे, बाकी में व्यापार करने दो। ठीक है साहब। तो 1600, अब ये बात आगे चल रही थी। 1617 में मछलीपट्टनम में क्या स्थापित कर लिया इन्होंने? अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लिया। अब ये बात आगे चल रही थी। बात आगे चलते चलते दोस्तों फिर पारी आती है अपने कब? 1726 की। कब आती है अपने? 1726 की। 1726 में अंग्रेजों ने मद्रास में अपने क्या बना लिया? व्यापार केंद्र। और यहां क्या नियुक्त कर दिया? एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। यहां क्या नियुक्त कर दिया? एक प्रतिनिधि, जिसको उन्होंने नाम दिया गवर्नर। जिसको क्या नाम दिया इन्होंने? गवर्नर। ठीक है, अभी आगे आएगा, उस गवर्नर जनरल बना देंगे वो। ठीक है, और फिर वो एक्ट में, रेगुलेटरी एक्ट में आएगा 1773 वाले में। यहां उस चीज का लोड नहीं लेना है अपने को। तो 1776 में अंग्रेजों ने क्या कर दिया? मद्रास में अपना क्या कर दिया? व्यापारिक केंद्र क्या कर दिया? बना लिया। और यहां पर क्या नियुक्त कर दिया? एक प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया। अच्छा, फिर इसके अलावा तो एक तो अपने कहां पर? मद्रास के अंदर। फिर साथ ही इसके मद्रास के साथ साथ में अपने को याद ऐसे रखना है, BMB। मद्रास हो गया, बंबई और दूसरा बंगाल। देखो दोस्तों ये कैसे चल रहे हैं, मैं आपको मैप से समझाता हूं। ध्यान समझना कि अपने जो इंडिया का मैप है वो ऐसा कुछ, वो मैप ऐसा कुछ, वो नीचे जाएगा नहीं, ऐसा कुछ करके मैप है। तो देखो यहां पर अपने, तो इसने क्या कर लिया था? इधर मद्रास चेन्नई था, यहां कहीं बॉम्बे था। ठीक है, और यहां कहीं क्या था? बंगाल। ध्यान रखना आपको, त्रिकोण बन रहा है। ये क्या बन रहा है? त्रिकोण बन रहा है। त्रिकोण बहुत गजब का त्रिकोण बनेगा, बार बार आएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये कर रहे थे। ठीक है, और सूरत यहां कहीं था, गुजरात इधर ही कहीं है, तो सूरत यहां कहीं था। ठीक है, तो पहला केंद्र गुजरात यहां सूरत में, जो गैर संवैधानिक। दूसरा मछलीपट्टनम में यहां था, इसके मद्रास के पास, जो जिसको चेन्नई कहते हैं, चेन्नई के पास में था। ये तो बंगाल हो गया, और यहां पर अपना कौन सा हो गया? बंबई हो गया। ठीक है, याद रखिए अपने को। तो साथ ही दो जगह और, कहां पर? याद रखना है आपको BMB से। याद क्या रखना है आपको? BMB से। ठीक है, तो कौन कहां का प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए गए? अपना मद्रास, बॉम्बे और बंगाल। मैंने मद्रास अलग क्यों लिखा है? क्योंकि मद्रास जो है उसको भी क्या बनाएंगे? आगे जाके हेड बनाएंगे। ठीक है, तो यहां पर प्रतिनिधि नियुक्त कर दिए गए, क्या नाम दिया गया? गवर्नर। और प्रथम बार दोस्तों यहां से कंसेप्ट आया, वो आया अपने विकेंद्रीकरण का। यहां से कंसेप्ट किसका आया? विकेंद्रीकरण। जैसा अपने भारत के अंदर अभी है, कैसी राजनीति होती है भाई? सेंटर है, सेंटर ने विकेंद्रित कर, अलग अलग राज्यों को बांट रखा, अलग अलग शासन चलता है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार अब देखिए दोस्तों, दो युद्ध हुए थे यहां पर। सॉरी, दो युद्ध आपको ध्यान रखना है। एक अपना लिखना है प्लासी का युद्ध 1757, और दूसरा याद रखना है दोस्तों अपने बक्सर का 1764। अब देखो बात सुनना भाई, अंग्रेज आए किस लिए थे? यहां पर व्यापार करने के लिए आए थे। अच्छा, व्यापार करते हुए तो उनके मन में लालच जागा
कि यार यहाँ का जो सिस्टम है ना, राज करने का सिस्टम कोई उतना खास या उतना कोई प्रभावी है नहीं, तो क्यों ना अपन युद्ध करें, युद्ध करके और ये सत्ता हथिया ले। तो पहला युद्ध कहां पर भाई, सबसे जो मेन सेंटर था दोस्तों इनका, वो बन गया था बाद में कौन, बंगाल। सबसे मेन सेंटर कहां बन गया था इनका, बंगाल। ठीक है, अब हुआ क्या दोस्तों, प्लस 1757 के अंदर अपने होता है, यहां पर था बंगाल का नवाब वर्सेज रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव कौन था, ये अपने हिस्ट्री के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। रॉबर्ट क्लाइव था अपने जो अंग्रेज जो ये ऐसी कंपनी थी, वो अपने क्या रखती थी, खर्चे पर सेना रखती थी, उस सेना का जो सेनापति था वो था रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों इसका एक नवाब का एक था सेनापति मीर जाफर, वो जाकर रॉबर्ट क्लाइव से मिल जाता है, रॉबर्ट क्लाइव क्या होता है, जीत जाता है। लेकिन उसके बावजूद नवाब का प्रभाव कम नहीं होता है। तो दोस्तों पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना यहां पर शासन स्थापित करने की कोशिश कब की गई थी, तो प्लासी के युद्ध में। ठीक है, कब, 1757 में। लेकिन बक्सर के युद्ध में दोस्तों युद्ध होता है, इधर की तरफ हमने 3 थे वर्सेस इधर अंग्रेज अधिकारी था, उसका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो क्या करता है, जब 3 थे, बक्सर जगह अपने बिहार के अंदर, बक्सर कहां पर है, बिहार के अंदर। इधर 3 थे, इतना नवाब था, ठीक है, अवध का नवाब था, ठीक है, ये थे बंगाल वाला था। हेक्टर मुनरो क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर जीत जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी क्या हो जाती है, सत्ता स्थापित हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राजस्थान पीएसआई के अंदर पूछा हुआ है, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर के पूछा हुआ है, तो राजस्थान के एग्जाम में भी आता है, इंडिया के एग्जाम के हिसाब, जीके के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। कब क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपनी सत्ता भारत में जमा ली थी, तो कब जमा ली थी, 1764 में। कौन से युद्ध के बाद, तो बक्सर। सेनापति कौन था इसमें, हेक्टर मुनरो। सारी चीजें मैंने आपको बता दी। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया था अपने, यहां तक आते आते कहानी कब तक आ गई अपने, 1764 तक आ गई। कब तक आ गई, 1764 तक। अब देखिए आगे वाले जो अपन एक्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वहां से अपनी मैं ये तो मेरे को देखो बीच में बैकग्राउंड देना जरूरी था भाई, कहां से मैं सीधा अगर आपको चार्टर एक्ट उठा के देता, ठीक है, या रेगुलेटिंग एक्ट उठा के देता मैं आपको सीधा 1773 वाला, तो कुछ ही समझ में नहीं आना था। ठीक है, तो इस कारण मैंने आपको पहले चीज ये बताई है। ठीक है, तो यहां से मैं वर्णित कर देता हूं आपको, 1617 में मछलीपट्टनम में, 1726 में अंग्रेजों ने मद्रास, बंबई और बंगाल में क्या नियुक्त कर दिए, गवर्नर। विकेंद्रीकरण का पहली बार प्रयास किया गया था। फिर प्लासी के युद्ध में स्थापना ईआईसी द्वारा अपना साम्राज्य स्थापना करने की कोशिश की गई थी, और 1764 बक्सर के युद्ध के बाद क्या हो गया था, यहां पर स्थापित हो गया था। ठीक है, तो आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो दोस्तों, तो यहां तक की चीज क्लियर है आपके। अब देखिए अपन बढ़ते हैं आगे। आगे जो बढ़ने हैं वो अपन लेते हैं अगला 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो अति इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें से कई क्वेश्चन एग्जाम के अंदर मिलेंगे, कई जगह आपने इस चीज को पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर आपको कुछ नया मिलने वाला है। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम। देखो रेगुलेट यानी होता है दोस्तों नियमित करना, रेगुलेट यानी क्या करना, नियमित या फिर अधिनियमित करना। अच्छा, तो ये एक्ट क्यों आया था इस बारे में जानते हैं। अच्छा, सबसे पहले लेके कौन आया था दोस्तों, तो दोस्तों ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ द्वारा। आप इतना याद रख लो केवल, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ द्वारा। अच्छा दोस्तों, आपको हर जगह मिलेगा लॉर्ड मयो, अपने अजमेर के अंदर मयो कॉलेज की स्थापना लॉर्ड मयो ने की थी। दोस्तों लॉर्ड जिस प्रकार अपने विधानसभा सॉरी अपने राज्यसभा और लोकसभा है, उसी प्रकार वहां पर हाउस है, उसका नाम है लॉर्ड। ठीक है, तो वो जो हाउस है, जो कौन सा हाउस है, कॉमन हाउस है, जिसकी जो है, जिनके जो सदस्य होते हैं वो चुनाव के द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं, वो है वहां पर लॉर्ड। तो वहां के जो सारे सदस्य थे उन पर लगता था लॉर्ड। ठीक है, तो यह ब्रिटेन प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा स्वीकृत किया गया था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, अच्छा इस 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में जो इंपॉर्टेंट चीज की थी वो क्या की गई थी दोस्तों, कि ईआईसी मतलब बोलो ईस्ट इंडिया कंपनी। वेरी गुड। ईस्ट इंडिया कंपनी पर दोस्तों क्या स्थापित किया गया, संसदीय नियंत्रण स्थापित किया। पहला काम तो इसके द्वारा क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। पहला काम तो रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। अच्छा ठीक है, क्यों किया गया स्थापित, तो उसके बारे में सुनो। देखिए, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन से भेजा गया था यहाँ क्या करने के लिए, व्यापार करने के लिए, बोले पैसे कमाओ और यहां भी भेजो, खुद भी खाओ मौज करो।
लेकिन इसने क्या कर दिया, 1764 में बक्सर के युद्ध के बाद क्या कर लिया इसने, यहां पर शासन जमा लिया, यानी कि स्थापित कर, मतलब अपना क्या कर दिया, शासन जमाना स्थापित कर दिया। अब देखिए दूसरी बात क्या की गई थी दोस्तों, इसके अंदर अपनाया गया केंद्रीकरण। केंद्रीकरण को कैसे अपनाया गया, तो दोस्तों जो बंगाल का जो गवर्नर था ना, बंगाल का गवर्नर इसके अधीन कर दिया गया, इसके अधीन कर दिया गया किसको, बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को। प्रेसिडेंसी नाम दिया गया था, इसका राज्य होते। तो क्या कर दिया गया दोस्तों, दूसरा काम क्या गया इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर, बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को। अच्छा, बंगाल का गवर्नर दोस्तों उस टाइम था वॉरेन हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स। और इस वॉरेन हेस्टिंग्स को गवर्नर से बदलकर नाम क्या दे दिया गया, गवर्नर जनरल। जी, गवर्नर जनरल। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को नाम बदलकर गवर्नर जनरल दे दिया गया था, कौन से एक्ट के तहत दोस्तों, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। नंबर 2, कौन से एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तीसरी चीज दोस्तों जो इसके बारे में वो ये है अपनी कि ये एक लिखित दस्तावेज था। कैसा दस्तावेज था ये, लिखित दस्तावेज। अच्छा, तभी से संकेत मिले थे कि भारत का संविधान कैसा होगा, लिखित। इससे संकेत क्या मिले कि भारत का संविधान भी कैसा होगा, लिखित होगा। बोलो यहां तक कहानी आई समझ में, 3 इंपॉर्टेंट चीजें होगी। अच्छा, चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज थी दोस्तों, 1774 के अंदर, 1773 में एक्ट आया था, 1774 के अंदर इस एक्ट के तहत, इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल में किसकी स्थापना की गई, न्यायालय की स्थापना। किसकी स्थापना की गई, न्यायालय की स्थापना। अच्छा, तो ये नीचे आएगा नहीं, मैं अगली इसमें आगे लेता हूं इसको, पहले एक बार यहां से दोबारा समझो आप। सर्वप्रथम क्या किया, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया, किसने पेश किया, ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ के द्वारा। ये कैसा दस्तावेज था, लिखित दस्तावेज था, जिससे क्या संकेत मिले कि भारत का संविधान कैसा हो सकता है, लिखित हो सकता है। ठीक है साहब। फिर इसमें केंद्रीकरण को अपनाया गया, बंगाल की गवर्नर जनरल जो था इसके अधीन कर दिया गया बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को। और बंगाल का गवर्नर कौन था उस टाइम, वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका नाम बदलकर क्या दे दिया गया, गवर्नर जनरल। ठीक है साहब। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी पर कौन सा संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया, और 1774 में बंगाल में न्यायालय की स्थापना की गई। तो यहां तक आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, या फिर अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप वो भी ले सकते हो। अच्छा, तो यहां तक डन हो गया। अब ठीक है, अब देखते हैं इसके अंदर आगे जो ये अपने बंगाल का जो है अपना न्यायालय है, इसके जो बारे में अपन सारी की सारी चीजें देखते हैं। ठीक है, तो रेगुलेटिंग एक्ट जो है दोस्तों, उसके बारे में आपको यहां तक चीज क्लियर हो गई। तो यहां तक चीज क्लियर हो गई। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था बात कब की, इसी एक्ट के तहत 1774 में कलकत्ता में, कलकत्ता का बंगाल में आता है, कलकत्ता में किसकी स्थापना की गई, न्यायालय की स्थापना। किसकी स्थापना की गई, न्यायालय की। इस न्यायालय को क्या नाम दिया गया दोस्तों, अपेक्स न्यायालय। क्या नाम दिया गया, अपेक्स न्यायालय। यानी कि अगर लड़ाई हो जाएगी, तो पहले क्या सिस्टम था, पहले यह सिस्टम था कि अगर लड़ाई होती मान लो भारतवाड़ों के बीच में, तो भारतवाड़े सुलझ जाते थे। अब उसमें भी उसने क्या कर दिया, अंग्रेजों ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। किस प्रकार करना शुरू कर दिया, कलकत्ता में न्यायालय की स्थापना कर दी, इसको नाम दिया अपेक्स न्यायालय। इसके अंदर का एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश, एक तो क्या होगा, मुख्य न्यायाधीश प्लस 3 अन्य, यानी टोटल कितने होंगे, 4। अच्छा, प्रथम मुख्य न्यायाधीश जो बनाया गया था, पहला वो दोस्तों बनाया गया था सर एलिजा इम्पे। ध्यान रखना, ये एलिजा से लड़की मत कर देना, ये व्यक्ति थे, आदमी था, पुरुष था, महिला नहीं थी। सर एलिजा इम्पे को क्या बनाया गया, न्यायाधीश बनाया गया, और 3 अन्य बनाए गए। अच्छा,
अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्या इस न्यायालय ने जो निर्णय दे दिया वो सर्वश्रेष्ठ होता था? तो दोस्तों ये सुप्रीम कोर्ट नहीं था कि जिसने निर्णय दे दिया, क्या हो गया? सर्वश्रेष्ठ। तो मैं लिख दूंगा यह न्यायालय, यानी कि जो अपेक्स न्यायालय था ये सर्वश्रेष्ठ न्यायालय नहीं था। अच्छा, सर्वश्रेष्ठ न्यायालय अगर नहीं था तो कौन सा न्यायालय था? तो दोस्तों इसके जो न्यायालय के खिलाफ क्या की जा सकती थी? अपील। तो मैं कहता हूं अपेक्स न्यायालय के खिलाफ क्या होती थी? अपील। और कहां होती थी अपील अपेक्स न्यायालय के खिलाफ? तो दोस्तों वो होती थी प्रीवी काउंसिल। प्रीवी काउंसिल। अच्छा, प्रीवी काउंसिल कहां थी? तो ये ब्रिटेन में। या थी क्या? ये केवल इसके बारे में सुन लो, एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था यहां से कि जब 17 पहली बात तो भारत में प्रथम न्यायालय की स्थापना 1774 में। कहां? कलकत्ता में। नाम अपेक्स न्यायालय। कितने? टोटल 4 आदमी, एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य। पहला मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे। यह सर्वश्रेष्ठ न्यायालय नहीं था। अपेक्स न्यायालय के खिलाफ अपील, प्रीवी काउंसिल। कहां? ब्रिटेन में। दोस्तों प्रीवी काउंसिल होती थी राजा की सलाहकार परिषद होती थी। राजा तो ब्रिटेन का जो राजा या सम्राट होता था उसी क्या होती थी? सलाहकार परिषद। जैसे मैंने देखा जेम्स प्रथम, पहले उनकी महारानी थी एलिजाबेथ। दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी महारानी एलिजाबेथ के जो आइडिया था, महारानी एलिजाबेथ के आइडिया से की गई थी। ध्यान रखना इस चीज का। तो प्रीवी काउंसिल ब्रिटेन की क्या की गई थी? इसमें जो थी अपील की जा सकती थी। अच्छा, फिर दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना कि 1781 के अंदर एक आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें अलग से जानने जितना कुछ नहीं है, इसलिए अपन इसको यही देख लेते हैं ब्रीफ में। 1781 में आया था एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसके तहत क्या किया गया? अच्छा, अब अपना बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया था? पीछे देखा अपन ने गवर्नर जनरल। जो पहला कौन था अपना? गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। अब इस बंगाल के गवर्नर जनरल को देखो, बॉम्बे और मद्रास में तो कानून बनाने की शक्ति थी और जगह देख दी गई। कहां कहां? देखो, बॉम्बे, मद्रास के साथ साथ बिहार और उड़ीसा। तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बॉम्बे और मद्रास के साथ साथ बिहार और उड़ीसा में भी कानून बनाने की क्या दे दी गई? शक्ति। यानी कि पहली बार क्या? केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? देखो, केंद्रीकरण का मतलब मैं आपको ऐसे समझाऊं भाई। केंद्रीकरण का मतलब यह होता है कि ऊपर एक बॉडी बिठा दो, यहां कोई बॉडी बिठा दो और इसके नीचे अलग अलग बॉडी है, ठीक है? तो ये जो है ये इस पर कंट्रोल करेंगे। तो ऊपर बॉडी कौन बैठी थी? बंगाल का गवर्नर जनरल। अच्छा, नीचे जिस पर इसने शासन स्थापित कर रखा था वो कौन कौन थे? बॉम्बे और मद्रास। पहले तो ये दो ही थे, पहले तो ये दो ही थे। अब उसके बाद उड़ीसा और बिहार। वो युद्ध वगैरह हुए थे वो हिस्ट्री के अंदर देखते हैं। वो हो हुआ कि अपना कल्याण हो गया था और वो बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा और बिहार, इनमें भी कानून की शक्ति किसको दे दी गई? इन चारों में कानून बनाएगा कौन? तो बोलेगा कौन बनाएगा? बंगाल का गवर्नर जनरल। ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कौन सा एक्ट था ये? एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये था अपने एक्ट ऑफ सेटलमेंट। कब आया था? 1981 में। सेट कर दिया इसको कि आप बेटर हो, आराम से बना लेंगे कानून। हो गया नहीं कंट्रोल। ऊपर एक आदमी बैठा, नीचे वाला भाई मैं तुम्हें आदेश दूंगा, तुम ऐसा ही काम करना है। तुम्हारे कोई काम कानून बनाना होगा वो भी मैं बनाऊंगा, तुम्हारे कुछ करना होगा वो भी मैं करूंगा, ठीक है? तो सारी चीजें तो ये किसके अंदर आ गए? तो ये इसके अंदर अपने आप ही क्या हो गए? इसके अंडर में आ गए। तो यहां तक कोई चीज समझ में नहीं है तो बताओ, ये क्लियर है यहां तक की? तो ये हो गया अपना दोस्तों क्या? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। पहला देखा अपन ने चार्टर एक्ट यानी कि राजलेख, और दूसरा देखा अपन ने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये सारे के सारे दोस्तों एक्ट कहां आ रहे? ब्रिटेन की संसद। कहां है? ब्रिटेन की संसद में, ठीक है? अब देखिए ये जो है आप पढ़ते जाते हो लेकिन आपको शुरू में पता ही नहीं होता है कि कहां से अपना संविधान कहां से। देखो ये सारे के सारे देखो लिखित दस्तावेज था और भारत में शासन चलाने के लिए था। और संविधान का काम क्या है? संविधान तो लिखित दस्तावेज ही तो है। अपनी पुस्तक तो भारत में क्या करती है? संविधान कैसे मतलब कैसे कानून बनेंगे, किस प्रकार लोग रहना है, किस प्रकार आचार, सारी की सारी चीजें डिसाइड करती है कौन करती है? संविधान। भारत में सर्वसर्वा कौन है? जनता। और संविधान किसको समर्पित किया गया? जनता को, ठीक है? और सारे जो जनता है, जो सारे लोग हैं, उनसे अपील अपेक्षा की जाती है वो किसके अनुसार चले? संविधान के अनुसार चले, ठीक है? तो ये जो दोस्तों संविधान था वो वहां से बनना स्टार्ट हुआ था। वहां बन रहा था अपने भारत का संविधान पहले शुरू से ही,
ठीक है, और वहां यहां पर क्या होता, इंप्लीमेंट होता, वो लागू होता था। ठीक है, तो ये चीज यहां तक क्लियर है। तो आप एक्ट ऑफ सेटलमेंट उतार लीजिए, उधर से वो चीजें सारी सारी उतार लीजिए, नोट करना चाहो नोट डाउन कर लो, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर भी देख सकते हो इसको। तो दोस्तों यहां तक आपको क्लियर है रेगुलेटरी एक्ट। अच्छा, रेगुलेटरी एक्ट के बारे में एक दो चीजें और ध्यान रख लेना है दोस्तों। पहली चीज ध्यान रख लेनी है आपको कि भारत में जो संवैधानिक विकास है उसका प्रथम चरण कौन से एक्ट को माना जाता है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए आपको तो 1773 का। मैं लिख देता हूं, अब नोट डाउन कर लेना, करो तो भारत के संवैधानिक विकास का प्रथम चरण माना जाता है। ठीक है, पहली चीज तो। अच्छा, एक चीज और इसमें कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्य थे उनको व्यक्तिगत व्यापार की भी जो परमिशन थी वो इसके द्वारा क्या कर दी गई, ले ली गई थी। अभी आगे देखेंगे अपन, जिसमें उनको गिफ्ट लेने को भी क्या माना गया, व्यापार माना गया, उसको भी क्या कर दिया था, उनके मना कर दिया था। तो दो एडिशनल चीजें और ध्यान रखना इसमें कि संवैधानिक विकास का प्रथम चरण माना जाता है कौन, रेगुलेटिंग एक्ट, और कौन से एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों को व्यक्तिगत व्यापार की अनुमति वापस ले ली गई थी। तो कौन सा एक्ट था अपने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। क्लियर है, अब बढ़ जाते हैं अपन आगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हो दोस्तों, किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत हो, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप बेहिचक में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ठीक है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो, कहीं पे आपको डाउट हो रहा हो तो आप बेहिचक लिख सकते हो। हमारी जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उसके द्वारा आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों ये यूट्यूब चैनल है, नो प्रॉफिट नो लॉस बेसिस पे शुरू किया गया और बिल्कुल आपको क्वालिटी कंटेंट देने का हमारा उद्देश्य है। ठीक है, अच्छा अब बढ़ जाते हैं आगे। तो पहला लेख देख लिया अपन ने 1600 के अंदर, दूसरा देख लिया ईस्ट वो रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773 के अंदर। दोस्तों तीसरा जो एक्ट है वो है अपना पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट कब आया, 1784 के अंदर आया। अच्छा, इसमें क्या क्या हुआ था वो अपन जानते हैं। देखो दोस्तों, ब्रिटेन के अंदर लॉर्ड नॉर्थ जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री था कब, जिसने कौन सा बिल प्रस्तुत किया था, रेगुलेटिंग एक्ट प्रस्तुत किया था, लॉर्ड नॉर्थ प्लस लॉर्ड फॉक्स, इनकी दोस्तों मिली जुली सरकार थी, जिसको अपन क्या कहते हैं, गठबंधन कहते हैं। इनकी दोस्तों मिली जुली सरकार थी। तो इसमें जो लॉर्ड फॉक्स था उसने लॉर्ड फॉक्स ने फॉक्स बिल प्रस्तुत किया। किस नाम से बिल प्रस्तुत किया, फॉक्स बिल प्रस्तुत किया। अच्छा, उसने क्या कहा, उसने कहा कि फॉक्स बिल के अंदर कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक कार्य है, जो व्यापारिक कार्य है और जो उनके शासन वाले कार्य है, उनको क्या कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए। उनको क्या कर दिया जाए, अलग अलग कर दिया जाए। तो दोस्तों इस बिल पर क्या हो गया था, विवाद। इस बिल पर क्या हो गया, विवाद, और ब्रिटेन की सरकार क्या हो गई, गिर गई। अब ब्रिटेन की सरकार गिर गई तो दोस्तों उसी टाइम था तो लॉर्ड पिट्स था वो क्या बन गया, प्रधानमंत्री। लॉर्ड पिट्स क्या बन गया, प्रधानमंत्री। अच्छा, यहां तक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है आपको, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वो कौन सा बिल था जिसको लेकर भारत के संबंध में बिल था लेकिन सरकार कौन की गिर गई थी, ब्रिटेन की। तो कौन सा बिल था दोस्तों, फॉक्स बिल। कब प्रस्तुत किया गया, 1784 के अंदर प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, उनकी वजह से सरकार गिर गई। अच्छा, सरकार गिरने से क्या हुआ, फिर लॉर्ड पिट्स से वो क्या बनाए गए, प्रधानमंत्री। पिट्स क्या बन गए दोस्तों, प्रधानमंत्री बन गए। अच्छा, इन्होंने क्या किया दोस्तों, पिट्स इंडिया एक्ट बिल प्रस्तुत किया। लॉर्ड पिट्स ने क्या प्रस्तुत किया, ब्रिटेन की संसद में पिट्स इंडिया बिल, जिसको फिर क्या नाम दिया गया, पिट्स इंडिया एक्ट दिया गया। और इन्होंने क्या करा कि कंपनी है जो कौन, ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कार्य थे उनको दो भागों में बांटा। किसमें बांटा, दो भागों में बांटा। अच्छा, दो भाग कौन कौन से बांटे, व्यापारिक कार्य और राजनीतिक
बोलो सही, यहां तक कहानी सही समझ में। व्यापारिक कार्य दोस्तों शुरू में अपन ने देखा ईस्ट इंडिया कंपनी में टोटल सदस्य कितने थे, 24 सदस्य थे, याद करो। जो शुरू में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया गया था, बीओडी बनाया गया था। व्यापारिक कार्य के लिए 18 सदस्य, और उसी में से 6 सदस्यों को अलग करके क्या कहा गया कि आप कौन से कार्य करेंगे, राजनीतिक कार्य। यानी कि कंपनी दोनों काम करेगी, लेकिन दोनों कामों को क्या कर दिया गया, अलग अलग स्प्लिट कर दिया गया, तोड़ दिया गया कि व्यापारिक कार्य 18 सदस्य समिति करेगी और ये राजनीतिक कार्य 6 सदस्य। इसको ना, अच्छा ये तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था जो पीछे आ चुका है, निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मतलब निदेशक मंडल, आप हिंदी में लिखना चाहो तो। और ये दोस्तों क्या था, आपने इसको दिया गया नाम नियंत्रक मंडल। इसको क्या नाम दिया गया आपने, नियंत्रक मंडल। ठीक है, तो क्लियर है यहां तक की चीज। अच्छा, फिर उससे क्या हुआ, अब उसके बाद में इनको बांट दिया गया, आगे बांट दिया गया दोस्तों। इसका मतलब क्या हुआ कि कंपनी के कार्यों में पहली बार क्या लागू किया गया, द्वैध शासन। क्या लागू हुआ, एक तरह से द्वैध शासन। और ये द्वैध शासन दोस्तों वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण है, ये कई बार काम में आता है, अपने कई जगह आपको पूछा भी जाता है। तो द्वैध शासन कंपनी कार्य में लागू किया दोस्तों। द्वैध शासन का जो जनक है, द्वैध शासन का जो जनक है, मैं इधर लिख देता हूं, ये माना जाता है दोस्तों लियोनस कार्टिस को। द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है, लियोनस कार्टिस को। एक क्वेश्चन तो आपको यहां से ध्यान रखना है कि द्वैध शासन का जनक किसको माना जाता है, लियोनस कार्टिस को। अच्छा, फिर उसके बाद में देखिए दोस्तों, आगे जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि अपने प्रांतों के अंदर द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन, तो आगे पढ़ेंगे 1919 का एक्ट, और केंद्र में द्वैध शासन, ये क्या है उसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे जब 1919 और 1935 का एक्ट पढ़ेंगे। अभी केवल इतना ही ध्यान रख लो कि प्रांतों में द्वैध शासन कौन से एक्ट के द्वारा, 1919, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, और उसको नाम देंगे अपन। ठीक है, तो केंद्र में द्वैध शासन 1935 के अंदर, ठीक है, और प्रांतों में 1919 के अंदर। अच्छा, कंपनी में द्वैध, कंपनी कार्य में द्वैध शासन कब लागू किया गया था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। इसके व्यापारिक कार्य अलग, राजनीतिक कार्य अलग। 18 सदस्य निदेशक मंडल और 6 सदस्य नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। इसको क्या नाम देगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। ठीक है, तो द्वैध शासन लागू। और द्वैध शासन का जनक, तो द्वैध शासन का जनक किसको माना था, लियोनस कार्टिस को। ये भी एक क्वेश्चन ध्यान में रखना। अच्छा, यहां पर एक काम और किया गया कि कंपनी के जो आदमी है फिर वो क्या नहीं लेंगे, व्यक्तिगत कोई भी उपहार भी नहीं ले सकते, उसको भी किस में माना जाएगा, व्यापार की श्रेणी में माना जाएगा, और वो क्या होगा, ऑफेंस होगा, उसका भी आपको क्या मिलेगा, नुकसान मिलेगा, इसको पनिशमेंट मिलेगा आपको। तो आई कहानी समझ में। तो दोस्तों ये हो गया अपना 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में सारी जानकारी मैं आपको ब्रीफ में बताता हूं। लॉर्ड फॉक्स की मिलीजुली सरकार थी, लॉर्ड फॉक्स ने फॉक्स बिल प्रस्तुत किया, विवाद हो गया, सरकार गिर गई। एकमात्र भारतीय मामला जिसमें मामला यहां बार सरकार कहां की गिरी, ब्रिटेन की। लॉर्ड पिट्स क्या बनाए गए, प्रधानमंत्री बन गए, प्रस्तुत किया पिट्स इंडिया बिल। क्या किया गया इस बिल के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य को 2 भागों में, व्यापारिक कार्य 18 सदस्यीय मंडल करेगा, राजनीतिक कार्य 6 सदस्यीय नियंत्रक मंडल करेगा। द्वैध शासन लागू किया गया कंपनी कार्यों में, जनक कौन, लियोनस कार्टिस। प्रांतों में द्वैध शासन 1919 में लगा, केंद्र में द्वैध शासन 1935 में। और क्वेश्चन पूछता है कौन से एक्ट के तहत, कौन से एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के सदस्यों को या फिर उनके जो भी कर्मचारी थे उनको व्यापार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया, कौन, सॉरी, उपहार लेना प्रतिबंधित कर दिया गया, कौन से, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत। ठीक है दोस्तों, तो ये कहानी हो गई अपनी चीज के बारे में। दोस्तों अपन ने आज पॉलिटिकल साइंस शुरू किए, तो इसके अंदर 3 चीजें अपन ने पढ़ ली है, राजलेख, ठीक है, दूसरा पिट्स रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और तीसरा पिट्स इंडिया एक्ट 1774। दोस्तों आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं एक बार फिर से कहूंगा कि आपका जो प्यार है वो ऐसे ही बना रहे, आपका स्नेह ऐसे ही बना रहे इस चैनल के प्रति, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है कि जो कहने की जरूरत नहीं है, आप आराम से वीडियो कॉल के देख सकते हो, आपको हर चीज में क्वालिटी मिलेगी, कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर मिस नहीं होगा। आपने अभी तक कहीं से भी पढ़ा हो, आपको लगेगा कि हाँ यार इस चैनल पे वास्तव में कुछ अपने को नया मिल सकता है और बहुत अच्छा मिल सकता है। कहते हैं कई बार कि अच्छे को छोड़ने से बेहतर मिल सकता है, गौतम बुद्ध का कथन है कि अच्छे को छोड़ने से बेहतर मिल सकता है। ठीक है, तो आप इसमें चीजों को देखोगे आपको यहाँ पर बेहतर चीजें मिलेगी और अच्छी चीजें मिलेगी। धीरे धीरे अपन इसके अंदर सुधार कर रहे हैं, क्वालिटी के अंदर सुधार कर रहे हैं, वीडियो क्वालिटी के अंदर सुधार कर रहे हैं। अगर वॉइस में कोई दिक्कत हो तो उसके लिए भी हम, हमारी जो टीम है वो लगातार लगी हुई है और आपके लिए नए नए और अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ रही है। ठीक है, तो आज की दोस्तों क्लास के अंदर इतने ही करते हैं।
बाकी इसकी क्लास आज के बाद अपने कंटिन्यू चलेगी पॉलिटिकल साइंस की क्लास। कल आगे वाले एक्ट देखेंगे अपन धीरे धीरे, और फिर धीरे धीरे अपन जो पॉलिटी है, संविधान है, कैसे निर्माण हुआ था, सारी चीजें उनके अंदर अपन घुसते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अक्षय तृतीया और जो है अपने राजस्थान की जो अपने देवी महाराजा जो मानी जाती है वो श्री राणाबाई जी का आज जन्मदिन है। उनकी भी आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों राजस्थान की एकमात्र जो जीवित जिन्होंने समाधि ली थी वो श्री राणाबाई जी महाराज ने ली थी। ठीक है, तो उनकी भी आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ऐसी कामना करता हूं कि आप सब लोग घर पे रहे, सुरक्षित रहे, स्वच्छ रहे, लॉकडाउन का पूर्णतः पालन करें। 3 मई के बाद भी अगर ज्यादा जरूरी नहीं हो तो अपने घरों से बाहर नहीं निकले थोड़े दिनों तक। जो भी सरकार आपको आदेश देती है या कोई भी अगर गाइडलाइन जारी करती है तो उसका आप प्रॉपर फॉलो करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे। ठीक है, और दोस्तों अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं कि इस प्रकार का चैनल है और उसमें बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट अपने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू।